हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर द लॉ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल हमेशा बना रहता है, वो क्या कि एलएलबी करने के बाद क्या मुझे अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं बात करता हूं लॉ की, भारत के अंदर जो कानून है वो हजारों साल से हमारे पास एग्जिस्टेंस में है, लेकिन स्टार्टिंग में धर्म आधारित था। धर्म के आधार पर ही सारे निर्णय जो है वो लिए जाते थे। लेकिन आज जो है सारे जो लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको कहां मिलेंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम में। हमारा लीगल सिस्टम आज की डेट में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पर निर्धारित है। साथ ही संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इस सब के अंदर। तो ये चीज हमें पहले तो पता होनी चाहिए कि भारत में आज एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सिस्टम है, जिसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने आज का जो मॉडर्न या कॉमन लॉ सिस्टम है उसकी शुरुआत की। और इसमें जो पहला बड़ा स्टेप था वो क्या था? देखिए, वैसे तो अंग्रेजों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, लेकिन इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप कंसीडर किया जाता है वो किंग जॉर्ज फर्स्ट द्वारा 1726 में मेयर कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने का फैसला। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 1726 में मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश करने का फैसला लिया। कहां पर? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, जिसको आज आप चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के रूप में जानते हैं। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार मेयर कोर्ट्स यहां पर एस्टेब्लिश हुई। इसके बाद काफी सारे डिसीजन अंग्रेजों की तरफ से टाइम टू टाइम लिए गए। जैसे हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा वो जो सुप्रीम कोर्ट थी दैट इज ओनली फॉर द, हाँ जी, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। वो केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए थी। लेकिन आज का जो हमारा कोर्ट सिस्टम है वो सबके लिए काम कर रहा है। भारत में हर एक नागरिक के लिए अपनी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर आपको कुछ स्क्रीन पर कुछ ग्लोबल लीडर्स की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, है ना। इनमें से कुछ को तो इंट्रोडक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहां पर, इन सब में कॉमन क्या है? हाँ जी, इन सब ग्लोबल लीडर्स में कॉमन चीज क्या है? इन सब के पास लॉ डिग्री है। जी हाँ, ये सब लॉ ग्रेजुएट्स हैं। लॉ पढ़ने के बाद कहा जाता है कि जो स्टूडेंट का माइंडसेट है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे वर्ल्ड के वो पर्सन जो इस समय सबसे ज्यादा न्यूज में है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रशिया के प्रेसिडेंट है। फिर हमारे पास यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन ओरिजिन से है, कमला हैरिस। फिर हमारे पास साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है और ये चाइना के प्रेसिडेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सब जो हमारे पास कंटेम्प्रेरी लीडर्स हैं, कंटेम्प्रेरी यानी इस समय वर्ल्ड की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, ये ज्यादातर हमारे पास लॉ ग्रेजुएट्स हैं। और यही नहीं, अगर हम पास्ट की बात करें, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो हमारे इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में अगर हम देखें, ज्यादातर जो बड़ी हस्तियां थी, जैसे मैं बात करूं अगर महात्मा गांधी की, द ग्रेट डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है, हमारे मोतीलाल नेहरू जी की, या फिर अगर मैं बात करूं सरदार पटेल की, ये सब के सब लॉ ग्रेजुएट थे स्टूडेंट्स। भारत के इतिहास में अगर हम देखें, मॉडर्न इंडिया की जब मैं बात करता हूं, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम है। और इन्होंने ही भारत के संविधान को बनाया, और वो संविधान हमें आज इस मुकाम तक लेकर आया है कि आज हम विश्व में एक लीडिंग पावर के रूप में सबके सामने हैं। तो अगर हम बात करें, यानी कि जो लॉ है वो पास्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल प्ले कर रहा था और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने यहां पर कॉन्टेम्पररी जो वर्ल्ड के लीडर्स है, जो भी वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, उनकी पिक्चर ली है। लेने के लिए मैं हमारे पास पिक्चर्स, पुरानी पिक्चर्स भी उठा सकता था, लेकिन आपने सबने पढ़ा ही है कहीं ना कहीं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में ज्यादातर लोग जो है तो वकील ही थे। ठीक है, तो चलिए जी आगे बात करते हैं हम कैरियर ऑप्शंस आफ्टर द लॉ। कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं? एक बार आप जो है एलएलबी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ जी, सबसे पहला ऑप्शन एडवोकेट। हाँ जी, ये तो सबसे कॉमन ऑप्शन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी होता है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट काउंसलर है या लीगल एडवाइजर आप कह सकते हैं, लीगल एनालिस्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल जर्नलिस्ट, जुडिशरी, गवर्नमेंट सर्विसेज, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लॉ लेक्चरर एंड लीगल आउटसोर्सिंग। इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये तो मैंने सिर्फ मेजर ऑप्शंस पिक किए हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
चलिए एक एक करके हम इन ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे ऑप्शंस क्या हैं और किस तरह से कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं एडवोकेट की, तो आप एलएलबी करने के बाद क्या एडवोकेट बन जाओगे? नहीं। देखिए जब आप एलएलबी की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आप लॉयर कहलाओगे, ठीक है? हाँ जी, क्लियर। तो आप लॉयर कहलाओगे, और अगर आप चाहते हो कि आपको एडवोकेट कहकर पुकारा जाए तो एडवोकेट बनने से पहले आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। जब आप ये एग्जाम आप पास कर लोगे तो यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, तब आप प्रैक्टिस कर सकोगे एज एडवोकेट। तो अगर हम बात करें, यहां पर मैंने पिक्चर ली है उन एडवोकेट की, उस एडवोकेट की जो इंडिया में शायद सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इनसे बड़े शायद ही कोई वकील भारत में रहे हों, ठीक है? राम जेठमलानी जी। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉयर, और बेटर टू से एडवोकेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है? तो यहां पर आप एडवोकेट का काम कर सकते हैं, और एडवोकेट जो है वो कोर्ट में हमारे पास अपने क्लाइंट्स के केसेस को हैंडल करते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन एडवोकेट के अलावा हमारे पास, अगर मैं नेक्स्ट प्रोफेशन की यहां बात करूं, ये बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे इंडिया में। ये वो प्रोफेशन है जिसकी डिमांड भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो है कॉर्पोरेट काउंसलर या लीगल एडवाइजर। अब देखिए कॉर्पोरेट काउंसलर या लीगल एडवाइजर का क्या काम होता है। देखिए भारत में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। कॉर्पोरेट हाउसेज का मतलब बिजनेस हाउसेज आप कह लीजिए। इन बिजनेस हाउसेज के वो चलाने वाले जो पर्सन है, उनको कई बार लॉ की प्रॉपर जानकारी नहीं होती, कानून के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती। एक आम इंसान को कानून के बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती, ये सबको पता है। तो जाने अनजाने में वो कई बार क्या करते हैं, कुछ कानूनों को तोड़ देते हैं। अगर वो कानून तोड़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को वो पहले ही इस तरह से बनाए कि उन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम्स कम से कम फेस करनी पड़े। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज आज की डेट में कॉर्पोरेट काउंसलर्स या लीगल एडवाइजर्स को हायर करती हैं। ये लीगल एडवाइजर एडवाइस करते हैं कॉर्पोरेट्स को अबाउट देयर लीगल राइट्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर ड्यूटीज, और क्या क्या वो लॉ के अंडर, लॉ के दायरे में रहते हुए अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत हाईली पेड प्रोफेशन है भारत के अंदर। लीगल एडवाइजर और कॉर्पोरेट काउंसलर्स की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द बूमिंग इकोनॉमी। हम एक डेवलपिंग नेशन है। काफी सारे हमारे पास आप देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स पिछले कुछ सालों में एस्टैब्लिश हुए। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होते हैं बच्चों जिनमें $1 बिलियन से ज्यादा मार्केट वैल्यू होती है। तो इतने सारे स्टार्टअप्स भारत में हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सबको हमारे पास कॉर्पोरेट काउंसलर्स और लीगल एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रोफेशन लीगल एनालिस्ट। लीगल एनालिस्ट की जब मैं बात करता हूं, ये लीगल एनालिस्ट कौन होते हैं? देखिए ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है। अब देखिए हर बंदा अपने लेवल पर एक्सपर्ट होता है। कुछ ऐसे हमारे पास एडवोकेट्स कह सकते हो, या लीगल लेवल पर हमारे पास ऐसे लॉयर कह सकते हो, जो हमारे पास बहुत एक्सपर्ट होते हैं इन असेंबलिंग, असेसिंग डॉक्यूमेंट्स, कलेक्टिंग एविडेंस, मेंटेनिंग डाटाबेस, इस सब के लिए। तो इनको हम एज अ लीगल एनालिस्ट जो है जॉब प्रोवाइड की जाती है, इनको एज अ लीगल एनालिस्ट जॉब प्रोवाइड की जाती है। और ये भी हमारे पास जो है एक डिमांडिंग हमारे पास जॉब आज आपकी डेट में आप कह सकते हो। तो ऐसे प्रोफेशनल्स की मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। तो लीगल एनालिस्ट भी हमारे पास आप कह सकते हो कि उसी कैटेगरी में फॉल करने वाला एक हमारे पास जो एक डिमांडिंग प्रोफेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सरकार की तरफ से एक ऐसी व्यक्ति की जरूरत होती है जो आम जनता के लिए कोर्ट रूम में उनके केसेस लड़े, जिसको हम देसी भाषा में, आम लैंग्वेज में सरकारी वकील बोलते हैं। और अगर हम प्रॉपर उसकी पोस्ट की बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? जो कॉमन पब्लिक है उनके बिहाफ पर केसेस को लड़ता है कोर्ट में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने तो सबसे पहले तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। एलएलबी आप एक बार कर लेंगे, उसके बाद आप एग्जाम जो है वो क्रैक करेंगे। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपको वो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़े होने चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने एलएलबी की होगी लाइक एनएलयू वगैरह से, तो आपके पास ऑब्वियसली नॉलेज अच्छी होगी और आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि आप इस तरह के जो एग्जाम है उनको क्रैक कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब हमारे पास अवेलेबल है एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए, वो है लीगल जर्नलिस्ट या राइटर। अब ये लीगल जर्नलिस्ट क्या होता है? देखिए आज की डेट में जो मीडिया हाउसेज हैं वो बहुत बड़े लेवल पर इवॉल्व कर रहे हैं और आज की डेट में सब चाहते हैं कि लीगल इश्यूज को लेकर वो लोग अपग्रेड रहें।
आम भारत के नागरिक भी चाहते हैं कि कोई भी भारत में कोई भी लीगल इशू आया है या कोई भी ऐसी चीज आई है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, तो उसका क्या क्या लीगल एंगल, उसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, क्या क्या लीगल एंगल बनता है, उसके बारे में उनको पता हो। तो इस सब के लिए मीडिया हाउसेस को चाहिए होते हैं लीगल जर्नलिस्ट। तो ये जर्नलिज्म में हमारे पास, लेकिन जर्नलिज्म में भी कौन सा प्रोफेशन है? लीगल जर्नलिस्ट। एक स्पेशलाइज्ड हमारे पास डिवीजन हो गई, आप कह सकते हैं मीडिया हाउस, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ठीक है। तो इस सब के लिए, जैसे मान लीजिए टेक द एग्जांपल, हमारे पास अगर आप देखेंगे, मैं आपके लिए अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप जरूर, अगर आपको बता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ट्विटर के इवन जो चीफ लीगल ऑफिसर हैं, ट्विटर में जो चीफ लीगल ऑफिसर है वो इंडियन ओरिजिन से हैं, तो आप उनका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो इवन सोशल मीडिया के लिए भी हमारे पास लीगल जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है, और हमारे पास अलग अलग लीगल इश्यूज को ये लोग हैंडल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब्स तो बहुत है भारत में, लेकिन कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो अलाइट होती हैं, जो आपके लिए वो दरवाजे खोल देती हैं जो आपको एक अलग ही लेवल पर, अलग ही मुकाम पर पहुंचा देती है, और उनमें से एक है जुडिशरी। सिविल सर्विसेज के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं सिविल सर्विसेज में और जुडिशरी में क्या डिफरेंस है। सिविल सर्विस में कोई भी पर्सन जिसने ग्रेजुएशन की है वो एग्जाम को फिल कर सकता है और आईएएस ऑफिसर बन सकता है, लेकिन जुडिशरी यानी जज बनने के लिए आपको बताना चाहिए, हाँ जी, जज यानी अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाए तो आपके नाम के सामने जस्टिस वर्ड का यूज होगा, जस्टिस शब्द यूज होगा, और जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति, यानी आपको न्याय का एक रूप माना जा रहा है। आप समझ के देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर की जा रही है। तो जुडिशरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एलएलबी पहले तो करनी ही पड़ेगी, फिर आप जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या हमारे पास जो भी कंसर्न हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो एग्जाम है वो आप क्रैक करेंगे। और ये कोई एग्जाम कोई आसान एग्जाम नहीं होता, इट्स वन ऑफ द टफ नट टू क्रैक। और जब आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे आप जुडिशियल सर्विसेज में एंट्री ले पाएंगे। तो जुडिशियल सर्विस जो है वन ऑफ द अलाइट सर्विसेज इन इंडिया, आपको हमारे पास एज अ जज और मैजिस्ट्रेट जो है अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज लेवल तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने जो पिक्चर जिन पर्सन की यूज की है वो अभी राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जी हाँ, एनवी रमना। एनवी रमना ही इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट सर्विसेज। हाँ जी, बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर एक मैं जॉब प्रोस्पेक्ट आपको बताने जा रहा हूं। देखिए लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है आजकल हर स्टेट का, उसमें तो हमारे पास वकीलों की जरूरत होती है, लेकिन अभी क्या हुआ है पिछले कुछ टाइम में जो सरकार के विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी लीगल ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो आने लगी है। जैसे आईबीपीएस का एग्जांपल लेते हैं। अभी आईबीपीएस क्या करता है, जो सरकारी बैंक है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। तो आईबीपीएस अभी तक क्लर्क और पीओ की वैकेंसी तो निकालता ही था, लेकिन कुछ सालों से आईबीपीएस ने लीगल ऑफिसर की वैकेंसी भी निकालना शुरू कर दिया है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो लीगल ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने यहां लीगल ऑफिसर्स को हायर कर रही है। इवन इसके अलावा जितने भी भारत के बड़े पीएसयूज हैं वो अपने पास लीगल ऑफिसर्स को हायर कर रहे हैं। यानी सरकार के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लीगल ऑफिसर्स की अलग से वैकेंसी आ रही है। और इस वैकेंसी को कौन फिल कर पाएंगे? ओनली लॉ ग्रेजुएट्स। तो लॉ ग्रेजुएट ही इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। ये आने वाले टाइम में और इसका जो स्कोप है वो बढ़ने वाला है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनके अंदर लॉ ग्रेजुएट्स की जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये मैं कंफर्म आपको कह सकता हूं। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अब ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का क्या हमारे पास क्या रोल रहता है? देखिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो आप तभी बन पाएंगे जब आपका जो आम लोगों की भलाई है उसमें इंटरेस्ट होगा। देखिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है हमारे पास बहुत से वकील जो हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का काम करते हैं और वो बहुत फेमस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और सिर्फ वो फेमस नहीं होते, बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ एनजीओ उनको हायर कर लेती हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर कर लेती हैं। लेकिन यहां पर जो है ह्यूमैनिटी की हेल्प का एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है। तो इस प्रोफेशन को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के प्रोफेशन को वही फॉलो कर पाएंगे जिनकी दिल की तमन्ना है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें, सोसाइटी के लिए उठ खड़े हों। और पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन वो चाहेंगे कि वो सोसाइटी की कुछ हेल्प करें। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रोफेशन जो हमारे पास है, हाँ जी, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचिंग पसंद है, तो भारत में बहुत सारे हमारे पास सरकारी संस्थान है और प्राइवेट संस्थान भी है। यानी
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जहां पर आप टीचिंग को एज अ कैरियर परस्यू कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी जो है वो पे की जाती है। ठीक है, एनएलयू में अगर आप प्रोफेसर हैं, सैलरी तो आपको मिलेगी, उसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सेम विद द इंटरनेशनल लेवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यहां पर बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री जरूर करनी पड़ेगी, एलएलबी के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में जो है वो टीच कर सकते हैं, अपना कैरियर आप एकेडमिक्स में बना सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल आउटसोर्सिंग। सो व्हाट इज लीगल आउटसोर्सिंग? लीगल आउटसोर्सिंग को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। लीगल आउटसोर्सिंग का मतलब बच्चे क्या है कि मान लीजिए कि यूएस में कोई पर्सन है जिसको कुछ लीगल लेवल पर कुछ काम कराना है, तो उसके लिए वो अपना काम इंडिया आउटसोर्स कर सकता है। हो सकता है उसकी कंट्री में वो काम महंगा हो। देखिए हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस लॉज भी होते हैं, इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं, जिनको लेकर अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे कामों को आउटसोर्स किया जाता है उन जगहों पर जहां से वो काम सही रेट पर हो सके या कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़े। तो इंडिया जो है आईटी की आउटसोर्सिंग तो कर ही रहा है, इंडिया आईटी आउटसोर्सिंग का एक हब तो माना जाता है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम पीरियड में लीगल आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा बड़ा है। सो भारत के बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खूब सारा पैसा कमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लीगल आउटसोर्सिंग। ओके, तो ये हमारे पास मैंने कुछ सिलेक्टेड आपको यहां पर लीगल ऑप्शन बताए, मतलब ऑप्शन बताए जिसको आप एलएलबी के बाद परस्यू कर सकते हो। लेकिन यही नहीं, आज की डेट में अगर मैं बात करूं और भी काफी सारे प्रोफेशंस अब आपके लिए अवेलेबल हैं। लाइक इमिग्रेंट, हमारे पास जो इमिग्रेंट लॉयर होते हैं, इमिग्रेंट लॉयर जो होते हैं वो हमारे पास अगर हम देखें बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, हमारे पास यूएस है, जहां पर बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं। तो इन इमिग्रेंट्स के केसेस को हैंडल करने के लिए अलग से इमिग्रेंट लॉयर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास, जैसे मैं कह सकता हूं कि डिविजन है जहां पर आपको कैरियर बनाने की अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगी। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के कंपैरेटिवली एलएलबी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर मैं कहूं प्रेजेंट सिनेरियो में ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, हमारे पास जो ऑप्शंस आपको यहां पर अवेलेबल मिलते हैं आफ्टर द एलएलबी ग्रेजुएशन। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।